आज की क्लास में जो हमें डिस्कस करना है वो मॉडर्न फिजिक्स के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। एक तो थ्योरी के नाम से मशहूर है, हाइपोथेसिस के नाम से मशहूर है कि लॉ नहीं बन सका। फॉर द माइक्रोस्कोपिक तो वो वैलिड है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक पे वर्क नहीं करता। डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस के नाम से है, और दूसरा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ठीक है, दोनों चैप्टर नंबर 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के आपके टॉपिक हैं। शॉर्ट के अंदर आपका पेपर के अंदर आते हैं। राजवली सर, इस महीने के रिकॉर्डेड लेक्चर कह तो रहा हूँ सर, सुहेल अहमद से कांटेक्ट कर लो। अच्छा, सबसे पहले जो कॉमन ऑब्जर्वेशन थी 19th सेंचुरी की वो क्या थी कि लाइट जो है वो ड्यूल नेचर रखती है। लाइट जो है वो आपकी वेव भी है और लाइट आपका पार्टिकल भी है। इसके ऐसा होने से ना एक तहलका सी मची हुई थी, सब परेशान थे कि हो क्या रहा है। चीज़ें सर्च कर रहे थे, क्लासिकल फिजिक्स फेल हो रही थी, लोग परेशान हो रहे थे कि क्लासिकल फिजिक्स क्यों फेल हो रही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, फिर आपका पेयर प्रोडक्शन और बहुत सारे इस तरह के फिनोमेना हो रहे थे। तो लोग रिसर्च भी कर रहे थे। तो इसी तरह एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डी ब्रॉगलिस। उसने एक आइडिया दिया, मतलब उसके दिमाग में ऐसा था कि ऐसा मुमकिन है या नहीं, अभी वो नहीं कंफर्म था, लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तो उसने कहा कि देखें, अगर लाइट जो है ना वो ड्यूल नेचर रखती है, तो फिर मैटर को भी ड्यूल नेचर रखना चाहिए। मैटर पार्टिकल भी है और मैटर जो है वो वेव भी है, तो वेव करेक्टर भी होना चाहिए मैटर का। अगर लाइट का जो है वो पार्टिकल करेक्टर है, तो मैटर का वेव करेक्टर भी होना चाहिए, यानी कि मैटर की भी वेवलेंथ होनी चाहिए, उसकी भी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसका भी जो है वो वेलोसिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसने एक आइडिया पेश किया, ठीक है, और इसने इसे मैथमेटिकली ड्राइव भी करके दे दी इक्वेशन। बाद में जाके ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर छोटे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं हम उसके लिए, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये थ्योरी वैलिड हो गई साबित। लेकिन बड़े ऑब्जेक्ट के लिए इतना हम क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर सकते वेव नेचर ऑफ मैटर। तो इसने सिर्फ ये कहा था कि जिस तरह लाइट जो है वो पार्टिकल भी और वेव भी है, तो इस तरह मैटर जो है वो भी वेव और पार्टिकल होना चाहिए। क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता था कि लाइट, जो आपका वेव और जो आपका एनर्जी और जो आपका मास है, दो एक ही चीज़ की दो अलग अलग किस्में हैं। तो उसने इस हिसाब से पूरी आइडिया लिया। अब डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस के पॉइंट क्या क्या थे? नंबर वन, the de Broglie's equation is one of the equation that is commonly used to define the wave properties of matter। पहली बात तो ये कि इसने जो इक्वेशन ड्राइव करके दी थी हमें, सिर्फ मैथमेटिकल प्रूफ इसने दिया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कोई नहीं था, ये बाद में आया था। इट्स बेसिकली डिस्क्राइब द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब कर पाए थे आगे जाके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसा कि आप जानते हैं, वो ड्यूल नेचर में एग्जिस्ट करती है। वो मैटर भी है, उसका मोमेंटम भी होता है, और वो वेव भी है जिसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है, वेवलेंथ भी होती है। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, इस तरह माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो थे ना, जो इलेक्ट्रॉन था, उसने ये साबित कर दिया कि उनका भी ड्यूल नेचर होता है। ठीक है, लेकिन डी ब्रॉगलीज ने सिर्फ इक्वेशन दी थी। तो फिर लियोस डी ब्रॉगलीज ने एक हाइपोथेसिस पेश करी कि सजेस्टेड दैट द एनी मूविंग पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल अगर मूव करने लग जाए, वेदर इट्स माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, विल बी एसोसिएटेड विद द वेव करेक्टर। उसके पास भी वेव आ जाएगी। इट इज़ कॉल्ड मैटर वेव, जिसको नाम दिया जाएगा मैटर वेव का। यानी कि गाड़ी मूव कर रही है ना रोड के ऊपर, तो उसकी भी कोई ना कोई वेव है, और वो कहलाएगी उसकी मैटर वेव। ठीक है। ही फर्दर proposed the relation between the velocity and the momentum of the particle with the wavelength इफ़ द पार्टिकल हैड टू बिहेव एज अ वेव। फिर आगे इसने वेवलेंथ का फार्मूला भी ड्राइव करके दिया कि अगर पार्टिकल जो है वेव की तरह बिहेव करेगा तो फिर वेवलेंथ का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, ये उसने ड्राइव करके दिया। किस तरह ड्राइव करके दिया? मैथमेटिकल अगर हम इसे देखें, फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन, हम मान लेते हैं कि आप बोलते हैं ना फोटोन आपका पार्टिकल है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो तो एच मी होती है। लेकिन एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, अगर हम बात करें फोटोन को एक पार्टिकल कंसीडर करें जिसका मास एम है, तो जिसका मास एम होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है एम सी स्क्वायर के, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के। अब ये फोटोन की एनर्जी एच म्यू, और आप कहते हो फोटोन पार्टिकल है, तो पार्टिकल की एनर्जी होती है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये दोनों फिर बराबर होनी चाहिए, फोटोन की एनर्जी और फोटोन अगर पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी बराबर होनी चाहिए। इसने इन दोनों को बराबर ले लिया। ठीक है, किस तरह बराबर ले लिया? इसने कहा एच म्यू बराबर है एम सी स्क्वायर के।
तो एच म्यू बराबर हो गया एम सी डॉट सी के। अलग करने का मकसद ये था कि मास इनटू वेलोसिटी किसके बराबर होता है, मोमेंटम के। तो मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट भी वेलोसिटी है ना, तो ये भी किसके बराबर होगा, मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है, तो इसने कहा मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि एम सी को अलग कर दिया, ये आपका मोमेंटम है, इसको पी कह दिया। नीचे देख रहे हैं आप, पी आ गया और पी सी बन गई है इक्वेशन। अब सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, कहाँ पर कि हम फ्रीक्वेंसी की जगह रख देंगे सी अपॉन लेमडा। यहाँ मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ कि ये हो गया एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर होती है सी अपॉन लेमडा के, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें बाकी जो पी और सी था वो एज इट इज़ रहा, तो यहाँ सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है पार्टिकल की। ठीक है, तो हाँ ये कॉपी करना है आपने। तो पार्टिकल की वेवलेंथ निकालने के लिए आपने क्या करा, आपने लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी कर लिया, बस ये पी डिवाइड में चला गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा काम आपने करना है वो क्या है कि ये आप अचानक से अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि म्यू कहाँ चले गया, तो म्यू जो है वो बराबर होता है किसके, सी अपॉन लेमडा के, तो उसकी जगह हमने सी अपॉन लेमडा रख दिया। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अगर इसको और मज़ीद सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो हम इसको ओपन करते हैं नए फॉर्मेट में, तो लेमडा बराबर हो जाता है किसके, एच डिवाइडेड बाय मास इनटू वेलोसिटी के। वेलोसिटी जो आई है ये इसलिए आई है कि पार्टिकल की बात करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, लाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट आएगी। तो ये पार्टिकल के लिए भी फार्मूला वैलिड है और स्पीड ऑफ लाइट के लिए भी ये फार्मूला वैलिड है। इस तरह डी ब्रॉगलीज ने अपना एक फार्मूला ड्राइव करके दिया था। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज़, ये डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस कहलाती है। अब आपने कॉपी भी कर लेना सारा। इस वेव करेक्टरिस्टिक की जो हम बात कर रहे हैं कि लाइट जो है वो ड्यूल नेचर रखती है, तो मैटर भी जो है वो ड्यूल नेचर रखता है, तो ये तो हम बाजिद हैं। लेकिन क्योंकि प्लांक्स ने कहा था कि जो प्लांक्स कांस्टेंट है वो है 10⁻⁻34, इतना स्मॉल है कि जो पार्टिकल है उसका जो वेव करेक्टर है वो इतना शो नहीं होता, मतलब वो वेव तो बन जाता है लेकिन उसकी वेवलेंथ और वो इतनी ह्यूज होती है, इतना कुछ होता है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ड्यू टू द प्लांक्स कांस्टेंट। हम वेव करेक्टरिस्टिक सिर्फ उसी की ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसका मास बहुत ही कम हो, बहुत ही स्मॉल मास रखता हो, तो उसका वेव करेक्टर फिर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आप किसी का वेव करेक्टर ऑब्जर्व करें ये आपके लिए मुमकिन नहीं है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लांक कांस्टेंट। इस फार्मूले में अंदर बता रहा है कि वेवलेंथ आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू इंतहाई स्मॉल है, 10⁻⁻34 मीटर, इतनी छोटी वेवलेंथ होगी तो ज़ाहिर कहाँ पता चलेगा। अच्छा, अब किसका फिर ऑब्जर्व किया जा सकता है, तो भैया इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है वो पॉसिबल है हमारे लिए कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये साबित किया आपके दो साइंटिस्ट ने। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था डेविजन एंड जर्मर, और इसीलिए डेविजन और जर्मर एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है ये आपका। इसके अंदर इन्होंने करा क्या था, डेविजन एंड जर्मर ने इन 1972 एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था और फार्मूला ड्राइव करके दिया था और वेरिफिकेशन की थी डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस की कि वाकई जो लाइट जो है वो आपका वेव और पार्टिकल दोनों नेचर रखता है, तो पार्टिकल भी दोनों नेचर रखता है। इसके लिए इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था वो क्या था, ये आपका एक क्लोज्ड चैम्बर है, ठीक है, वैक्यूम। इसके अंदर एक्सेलरेटेड एनोड से ये इलेक्ट्रॉन गन क्रिएट करा रही हैं आपको, वो ये जो हमने कैथोड रे ट्यूब में भी इलेक्ट्रॉन गन जो है वो बनाई थी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन गन है यानी कि इसको हम वोल्टेज दे रहे हैं हाई वोल्टेज, जिसकी वजह से यहाँ से हीट हो रहा है फिलामेंट, और हीटेड फिलामेंट से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है। ये जो इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है, इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन बीम को हिट करवाया निकल के क्रिस्टल पे। टारगेट इनका क्या था, निकल का क्रिस्टल। अच्छा, जो प्रॉपर्टी है मैटर की वो ये है कि यहाँ से टकराएगा, टकराने के बाद सीधा यहाँ चले जाएगा, बिल्कुल यहाँ सीधा चले जाएगा ये। ठीक है, फिर अगर मैं इसके एंगल को चेंज करूँगा तो यहाँ पे एंगल चेंज करके मूव कर जाएगा। ये कहीं नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन बीम इससे टकराए और टकराने के बाद डाइफ्रैक्ट हो जाए, बैंड हो जाए, और बजाय इसके कि यहाँ नज़र आए मुझे यहाँ भी बीम नज़र आए, यहाँ भी बीम नज़र आए, यहाँ भी बीम नज़र आए, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन नज़र आए, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन नज़र आए, यहाँ भी, अगर ऐसा होगा तो ये एक तरह से एक वेव नेचर बन गया इसका,
कि हर तरफ नज़र आ रही है, डायफ्रैक्ट हो गया इलेक्ट्रॉन आपकी। तो जर्नली अगर ये पार्टिकल है तो ये जाए टकराए और सीधा मूव कर जाए एक डायरेक्शन में, लेकिन जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस निकल क्रिस्टल से टकरा के जा रहे थे तो सारे डेविएट कर रहे थे, इधर उधर मूवमेंट हो रहे थे, तो डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व हो रही थी। बेंडिंग ऑफ अ लाइट अराउंड इस ऑब्स्टिकल, सीधी सीधी और ये बैंड हो रही है। तो जो बेंडिंग ऑब्जर्व हो रही थी ये तो सिर्फ वेव में ही होती है। डायफ्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव, नॉट द पार्टिकल। बट आपका पार्टिकल अगर डायफ्रैक्ट कर रहा है तो फिर हम यही कहेंगे कि भाई वो भी क्या है, वेव है। तो ये मूवेबल डिटेक्टर है, जिसने डिटेक्ट करके बताया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रिसीव हो रहे हैं, यहाँ भी रिसीव हो रहे हैं, यहाँ भी हर पॉइंट पर रिसीव हो रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो क्या हो गई है, डायफ्रैक्ट हो चुकी है, बैंड हो चुकी है, इसलिए हर जगह फैल गई। तो ये इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। ठीक है जी, साइड में इसकी डायग्राम देख लें। अब a beam of electron accelerated through the potential V were allowed to strike a nickel crystal। निकल क्रिस्टल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बीम जो आकर हिट कर रही थी। मेजरमेंट वर मेड टू काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड बाय द क्रिस्टल, और डिटेक्टर लगाया हुआ था जो कि स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को जो है वो काउंट कर रहा था। Division Gerber reported unexpected results that the electrons reflected very strongly at a certain angle। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे थे, एक सर्टेन एंगल के ऊपर, ओनली नॉट अदर डायरेक्शंस। तो एक सर्टेन एंगल के ऊपर सारे डायफ्रैक्ट होना शुरू हो गए थे। तो फिर इसने डिवीजन ने और जर्मन ने इन्वेस्टिगेशन, इस प्रॉपर्टी को इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और फिर एक मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव करके दिया कि वेवलेंथ का फार्मूला क्या होगा इलेक्ट्रॉन की। डी ब्रॉगलीज की जो वेवलेंथ है उन्होंने इसको अपने वोल्टेज के ऊपर कन्वर्ट करके फार्मूला जनरेट करके दिया। कैसे वो फार्मूला जनरेट करा ज़रा वो देख लेते हैं। जैसा कि जो वोल्टेजेस हो रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपकी बराबर होगी किसके, ई इंटू वी के। वोल्टेजेस काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी का अपना फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम यहाँ पे लिया रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाफ एम नॉट वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू वी। वेलोसिटी की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो क्या निकलेगी, वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर है 2 EV डिवाइडेड बाई एम नॉट के। एम नॉट डिवाइड में जाएगा 2, मल्टीप्लाई में जाएगा। इसके बाद मज़ीद अगर हम आगे चलें तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू के लिए रूट लेना होगा, तो वेलोसिटी बन जाएगा √2 EV divided by m naught. Here m naught is the rest mass of electron, E is the charge of electron and V is the applied voltage. Using the equation of de Broglie's, अच्छा de Broglie's की इक्वेशन आपको याद होगी, हमने अभी पीछे ड्राइव करी थी कि वेवलेंथ बराबर होती है h अपॉन m नॉट v, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम आता है नीचे, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ क्योंकि वेलोसिटी हमने यहाँ से निकाली है इलेक्ट्रॉन की। वेलोसिटी का फार्मूला इलेक्ट्रॉन की ये है, तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी। क्या पुट कर दी, √2 EV डिवाइडेड बाई एम नॉट। अब मैं चाहता हूँ कि एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो जाए, तो ऐसे कैंसिल हो नहीं सकता, इस एम नॉट को अंदर जाना होगा। अगर ये एम नॉट अंदर जाएगा तो शायद कैंसिलेशन हो जाए। अंदर जाने के लिए क्या करना होगा, मुझे इसको स्क्वायर बनाना होगा। देखें मैथमेटिकली ये दोनों बातें एक ही है। मैंने अगर लिखा हुआ है एम नॉट स्क्वायर और रूट, और मैंने लिखा हुआ है एम नॉट, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं। स्क्वायर से रूट कैंसिल, एम नॉट ही तो आएगा। तो अगर मैं इसको अंदर लेके जाना चाह रहा हूँ, रूट में लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको स्क्वायर लगा सकता हूँ। तो मैं इसको अंदर लेके गया, मैंने एम स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, एम नॉट फिर बाहर आ जाएगा। तो मैंने मैथमेटिकली कोई इनवैलिड काम नहीं करा, ठीक है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ, एम नॉट से एक एम नॉट कैंसिल हो गया। मेरे पास फार्मूला बन गया वेवलेंथ का h डिवाइडेड बाय √2 EV एम नॉट। और अगर आप देखें तो द वेव लेंथ एसोसिएटेड विद द अबव इक्वेशन एग्रीड विद द डी ब्रॉगलीज प्रिडिक्शन, thus it is confirmed that the electron has a wave like nature because only the wave has a wavelength। सिर्फ वेवलेंथ किसके पास होती है, वेव के पास होती है, और इससे आप वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आ जाएगी इस फार्मूले। सिर्फ वोल्टेज चाहिए इस फार्मूले में, बाकी सब कांस्टेंट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा। बहरहाल अभी डेरिवेशनल वर्क है, ये सारा आप कॉपी कर लीजिए, और जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये भी सारा कॉपी कर लीजिए। डायग्राम नॉर्मल सी बना दीजिएगा, कोई ख़ास डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना कोई ख़ास लेबलिंग वगैरह के हिसाब से बता रहा हूँ। सर ये इक्वेशन कहाँ यूज़ होती है, ये हर उस जगह पे यूज़ होती है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को कैलकुलेट करना हो कि किस वेवलेंथ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होगा। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का फार्मूला
न्यूमेरिकल में सिर्फ आपने क्या करना है, वोल्टेज की जगह पे 10,000 लग रहा है, ई जो है वो कांस्टेंट है, वी जो है दिया हुआ है, एम नॉट जो है वो कांस्टेंट है, एच जो है वो कांस्टेंट है, सब तो कांस्टेंट है, तो वेवलेंथ निकाल लो। क्या आ रहा है आंसर, मीटर के अंदर आंसर आएगा। आंसर बता दो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये रहा एम नॉट, इलेक्ट्रॉन का मास है ना 9.11 10⁻⁻31। आंसर खुद कैलकुलेट करो यार। हर चीज़ की लिमिट है, हम जो अपनी लिमिट की तरफ आ जाते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ को एट अ टाइम अगर आप कैलकुलेट करें तो दूसरी चीज़ जो होती है वो आपके लिए कैलकुलेट करना नामुमकिन हो जाती है। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो हेजनबर्ग ने ऑब्जर्व करी। ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया इसने, कहते हैं कि in the world of very small particles, one cannot measure any property of particle without interacting with it in some way। यानी कि इसका मतलब क्या, मतलब ये है कि हम अवॉइड नहीं कर सकते अनसर्टेनिटी को। अगर हम कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं एक प्रॉपर्टी को, तो कोई दूसरी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, मैं वेवलेंथ को कैलकुलेट करने जाऊँगा, फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, जैसे मिसाल दे रहा हूँ। तो हेजनबर्ग ने इस तरह अनसर्टेनिटी बताई, कहा कि कुछ चीज़ें स्मॉल जो वर्ल्ड है उसके अंदर इतनी रिलेट करती हैं एक दूसरे से कि आप अगर एक चीज़ को मेजर करना चाह रहे हैं तो दूसरी चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी, एक चीज़ अगर एक्यूरेटली मेजर हो जाएगी तो दूसरी चीज़ गलत हो जाएगी। तो वन कैन नेवर मेजर ऑल द प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली, आप सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एग्जैक्टली मेजर्ड नहीं कर सकते। इसकी मिसाल क्या है, जैसे मेजरिंग द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं जो है एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये किस तरह कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब इलेक्ट्रॉन मुझे कोई नज़र तो आता नहीं है, ठीक है, मैं किस तरह कैलकुलेट करूँगा, मैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोटोन की लाइट मारूंगा, इंसिडेंट फोटोन, एक फोटोन को इंसिडेंट कराऊंगा, ठीक है ना, और उसकी वेवलेंथ से अंदाज़ा लगाऊंगा, जितना उसकी वेवलेंथ में शिफ्ट आया होगा, चेंज आया होगा, उससे अंदाज़ा लगाऊंगा मेरे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। तो उसके लिए शाइन लाइट ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड डिटेक्ट रिफ्लेक्टेड लाइट यूजिंग माइक्रोस्कोप। आपने लाइट मारी इलेक्ट्रॉन पे, वहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर आपके पास आई, आपने माइक्रोस्कोप को उसको डिटेक्ट करा। मिनिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज गिवन बाय द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी उससे आप ये पता लगाएंगे कि उसकी पोजीशन क्या है। सो टू डिटरमाइन द पोजीशन एक्यूरेटली इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ लाइट विद अ शॉर्ट वेवलेंथ। तो जो लाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी वेवलेंथ इंतहाई शॉर्ट होगी, ताकि जो वेवलेंथ, लाइट शॉर्ट होने का मतलब ये है कि वह लाइट जाएगी, इलेक्ट्रॉन से टकराएगी, वापसी रिसीव होगी मुझे, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मुझे बता देगी, और ये काम शॉर्ट वेवलेंथ कर सकती है। लॉन्ग वेवलेंथ अगर मैं हिट करवा दूँ तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाएगा अपने ऑर्बिट से, अपनी जगह से। तो अब यहाँ पर एक मसला आया कि मैंने शॉर्ट वेवलेंथ यूज़ करी इलेक्ट्रॉन की क्या चीज़ डिटरमाइन करने के लिए, पोजीशन। तो पोजीशन के लिए हम हमेशा शॉर्ट वेवलेंथ यूज़ करें। अच्छा,
अब मैं उसका मोमेंटम मेजर करना चाह रहा हूँ। किसी भी चीज़ का मोमेंटम मेजर करना हो कि उसके अंदर हरकत करने की कितनी सलाहियत है, तो हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? अ फोटोन विद अ शॉर्ट वेवलेंथ हैज़ अ लार्ज एनर्जी। अगर उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी ना, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? लार्ज होगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है एनर्जी और वेवलेंथ में। जो फार्मूला है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। तो देखो, अगर वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी? लार्ज होगी। दस इट वुड इम्पेट लार्ज किक टू द इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन पे जाके एक ज़ोर से किक मारेगी, मतलब इस तरह की किक मारेगी इलेक्ट्रॉन को कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट से भी जा सकता है, उसका मोमेंटम डिस्टर्ब हो सकता है, वो अगर बहुत तेज़ मूव हो रहा था स्लो मूव हो सकता है, तो उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ सकती है। किस चीज़ के अंदर? उसके मोमेंटम में। बट दैट डिटरमाइन द मोमेंटम एक्यूरेटली इलेक्ट्रॉन मस्ट ओनली बी गिवन अ स्मॉल किक। लेकिन अगर आप उसका मोमेंटम मालूम करना चाह रहे हैं, तो आप फिर इतनी ह्यूज किक देके उसका मोमेंटम नहीं मालूम कर सकते। आपने मोमेंटम चेक करना है ना, तो लार्ज वेवलेंथ फेंकेंगे। तो अब देखो, आपने पोजीशन मालूम करने के लिए शॉर्ट वेवलेंथ फेंकी, लेकिन उस शॉर्ट वेवलेंथ ने इलेक्ट्रॉन को इतना बुरी तरह हिला दिया, झंझोड़ दिया, कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। मोमेंटम हरकत करने की सलाहियत है, वो हरकत कर रहा था, लेकिन आपने उसे झंझोड़ दिया। अब किस तरह की हरकत कर रहा है उसको समझ नहीं आ रहा। तो एक चीज़ को डिटरमाइन करने गए तो दूसरी चीज़ क्या हो गई? वो हो गई, डिस्टर्ब हो गई। दिस मीन यूजिंग द लाइट ऑफ अ लॉन्ग वेवलेंथ। दिस मीन्स यूजिंग द लाइट ऑफ अ लॉन्ग वेवलेंथ। इसका मतलब ये होगा कि हमें लाइट ऑफ अ लॉन्ग वेवलेंथ यूज़ करनी होगी। लेकिन अगर हम लाइट ऑफ अ लॉन्ग वेवलेंथ यूज़ करेंगे तो फिर उसकी पोजीशन एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं हो सकी। यानी कि अगर हम कहें तो या तो एक्स जीरो होगा या फिर मोमेंटम आपका क्या होगा? ज़ीरो होगा। डिटरमाइन के एतबार से या तो पोजीशन आप गलत फाइंड कर लेंगे या फिर मोमेंटम। तो इसने फिर अपनी जो थ्योरीज है उससे एक जर्नली फार्मूला हमें ड्राइव करके दे दिया था, जो आपने कॉपी करना है। ठीक है, वो फार्मूला क्या है देख लेते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। इन क्लासिकल फिजिक्स it is assumed that the position and momentum of a microscopic moving object can be measured simultaneously with a high degree of accuracy, but for microscopic particles there is a fundamental limitation to the accuracy of finding their position and momentum simultaneously. This limitation was first expressed by Heisenberg in 1927 and known as Heisenberg uncertainty principle. According to the uncertainty principle, which says that it is impossible to measure with accuracy both position and momentum of a particle simultaneously. इसने एक रिलेशन ड्राइव करके दे दिया था, ये लिखना है, यहाँ से आप सारा लिख लें, ये हेडिंग डाल दीजिएगा और ये सारा लिखना है। इसने एक रिलेशन ड्राइव करके दे दिया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी आपके अप्रॉक्सीमेटली होंगे एच कट के बराबर, और एच कट बराबर होता है एच अपॉन टू पाई के। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एच की वैल्यू है, क्या वैल्यू है एच की? 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34। अगर आप इसको डिवाइड कर दो, टू पाई की वैल्यू क्या है? 3.142। तो क्या आंसर आएगा? 1.05 इंटू 10⁻⁻34, और इसकी यूनिट जूल सेकेंड ही रहेगी। तो ये एच कट की वैल्यू है। इसने कहा था इतना डिफरेंस आएगा दोनों फिजिकल क्वांटिटीज में, और ये भी अप्रोक्सीमेशन उसने बताई थी, कंफर्म ये भी नहीं था। तो इस फार्मूले से फिर अगर डेल्टा एक्स आपने निकाल लिया तो डेल्टा भी फिर आप इस फार्मूले से निकालेंगे, दोबारा वेवलेंथ को भेज के नहीं निकालेंगे, क्योंकि मोमेंटम तो आपका गलत ही आया हुआ। तो ये रिलेशन आपका हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी ने दिया था, इसे कॉपी कर लें। फिर इसका एक न्यूमेरिकल रिलेटेड है, वो देख लेते हैं। अच्छा जी, अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या है आपका? एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है आपका, एन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट विद इन अ रीजन ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। अब देखिए, बात ये है कि जो पोजीशन है उसकी जो यूनिट है वो मीटर है, और एक इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस बता रहा है, इसका मतलब उसकी पोजीशन बता रहा है। तो डेटा के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस, जिसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 10⁻⁻10 मीटर। आपसे कहता है फाइंड इट्स मोमेंटम। मोमेंटम आपको मालूम करना है, यानी कि डेल्टा पी, जो कि अनसर्टेनिटी से ही आएगा। एंड अप्रॉक्सीमेट काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी भी मालूम करें, जिसको मैं डेल के ई कह देता हूँ कि अनसर्टेनिटी होगी काइनेटिक एनर्जी में भी। अनसर्टेनिटी से मतलब ये कि मोर एक्यूरेटली मैं नहीं बता सकता।
एरर होगा, इसलिए अप्रॉक्सीमेशन उसने लगाई, ठीक है। अब एच कट की वैल्यू आपको मालूम है क्या है, 1.05 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34, ठीक है। अब ज़रा आते हैं सोल्यूशन में। सबसे पहले फार्मूले की बात करूं तो एक फार्मूला तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं सिंपल सा, जो अभी आपने ड्राइव करा है, मतलब कि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी ने बताया है हमें, वो है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एच कट। अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं इसलिए कि एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है। एच कट आपको मालूम है, डेल्टा एक्स आपको मालूम है, तो पी निकालना कोई मसला ही नहीं होगा। लेकिन दूसरा फार्मूला है, हमें ड्राइव करना होगा। कैसे ड्राइव करना होगा, कि देखिए मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है, हमें ये ड्राइव करना है। जैसा कि हम जानते हैं मोमेंटम आपका बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी के। तो मैं मास इनटू वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी कैसे लेकर आ सकता हूँ। सबसे पहले मैं करूँगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर और ये हो जाएगा एम स्क्वायर और ये हो जाएगा वी स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, एक एम चाहिए। तो देखो एक एम को मैं यहीं रहने देता हूँ और एक एम के साथ वी स्क्वायर लगा देता हूँ और बीच में 1/2 भी लगा देता हूँ। तो क्योंकि मैंने 1/2 अपने पास से करा तो मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर लूँ। मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा लिया किससे, 2 से, ठीक है। इसकी वजह से देखो ये चीज़ क्या बन गई, ये चीज़ बन गई काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने लिख दिया पी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने ड्राइव कर लिया। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एम के। अब यहाँ पे आपको मास चाहिए होगा। मास जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का मास हमें मालूम है 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻31 kg होता है और यहाँ पे गिवन भी है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे मोमेंटम। मोमेंटम आप लोग कैलकुलेट कर लें, किस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। मोमेंटम आपका आ जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू 1.05 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। अब आपने कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आप निकालेंगे इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर यानी कि 1.05 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास कितना है 9.11 इंटू 10⁻⁻34, सॉरी 31, 34 नहीं 31। इसे सॉल्व करके आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लें। हाँ जी, क्या आ रही काइनेटिक एनर्जी,